क्या हाल है, ठीक है? डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी होम्योपैथिक कैसी चल रही है, शुरू हो गई कि नहीं अभी? हुई है कभी कभी हुजूर। असल में प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ केमिस्ट लोकल जो हैं जी, हाँ हाँ। वो रखते नहीं हैं होम्योपैथी दवाइयाँ, अच्छा, तो कुछ दिन लग जाते हैं, 1-2 दिन को लेते लेते। मेडिसिन को लिखें तो फौरन मिल जाती है जी, वो एक अरेंज कर देते हैं जी, लेकिन वो उनका एक एजेंट भी है यहाँ विंबलडन में कहीं, जी, नेल्सन का। वो नेल्सन का नहीं जी, मैं दूसरी जो है ना एन्सवर्थ, वो भी मैं जानता हूँ। वो हुजूर उनका नेल्सन की अच्छी दवाएं हैं, काबिल एतमाद हैं। हुजूर विंबलडन में उनका वेयर हाउस है जी। वेयर हाउस है जी, किसका? ये एन्सवर्थ का। अच्छा, वहाँ क्या मिलता है? वो बल्क देते हैं जी, मैं वैसे नहीं, मेक कौन सा है दवाओं का? इनका अपना होम्योपैथिक अपने एन्सवर्थ के नाम पे। जी, काफी बड़ी है, अच्छा, बड़ी होगी फैमिली। बनाते हैं जाके किसी वक्त तहकीक करें जी और ये देखें कि उनके जो पोटेंटाइजर है जी जी वो कहाँ की बनी हुई मशीन है। पूछ लेंगे। हाँ, वो दिखा भी देते हैं अपना, उसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपनी जहाँ पर लगी हुई है। अगर जरूर कोई मेरे ख्याल में वो बात शायद बाहर है, क्या? दूर है यहाँ से, कितनी दूर? कहीं सारे किसी और कितनी दूर? 500 मील? हाँ, नहीं, वहाँ पे वो पोटेंटाइज जहाँ करते हैं, मेरे ख्याल में कहीं बाहर है। तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई डेलीगेशन जाए देखे, क्योंकि हमें बहुत सी दवाओं के मुतालिक ऐसे तजर्बे करने हैं जो मुयस्सर ही नहीं हैं, मार्केट में मिलती नहीं वो दवाएं। तो उसके जब तक अपना पोटेंटाइजर ना हो और फिर फौरी तौर पर बनाया ना जा सके, उस वक्त तक बड़ी मुश्किल पड़ती है। बाकी जैसे थी हुजूर उनसे कि वो दिखा दें, आई थिंक दे वुड बी हाँ हाँ, आई थिंक वो इट डिपेंड्स ऑन हु अप्रोचेस देम। आप ठीक, मैं इंशाल्लाह मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पे, इंशाल्लाह हाँ, आपका एक अपना यहाँ का स्टेटस है, उनको कहें कि हम मुआयना करना चाहते हैं बाद डॉक्टर्स विल और बी हैप्पी टू, ऑफ कोर्स। हाँ, इंशाल्लाह। और वहाँ से उनके पोटेंटाइजर का पता करें कहाँ से लेते हैं वो। ठीक है। जिसको जरूर यहाँ पे सेमिनार वगैरह होते हैं तो वो अपने स्टॉल लगाते हैं वहाँ पर, सारी अपनी दवाइयाँ अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। हमें तो आज तक नहीं पता लगा पोटेंटाइजर कौन बनाता है, कहाँ से बनता है, ऑटोमेटिक जो है। पाकिस्तान में हमारे लाहौर में वाले डॉक्टर जो हैं उन्होंने खामखा पैसा काफ़ी उस पर ज़ाया भी किया, लेकिन जो मशीन बनाई वो तो खौफनाक चीज़ थी। दूध चाहिए आपको 1 पाव 1.5 पाव, उसके लिए भैंस तो नहीं पाल सकते आप। तो वो भैंस पालने वाली बात थी, उसमें वक्त भी उतना ज़्यादा, देखा था आपने, अभी तक पड़ा हुआ। हाँ, ये मैं कान में वो ज़्यादा वक्त तो उसको चारा डालने में लग जाता था। फिर शुरू करें, आज क्या है? कैलकेरिया सेल्फ जो डिस्कस करे। किलकेरिया सब चल रही है, जी, चल रही है या चलनी है? किडनी की पॉलिसी किडनी पे पहुंच गए हैं। क्रोनिक किडनी इन्फ्लेमेशन हुजूर ने फरमाया था आखिर में। मगर किस जगह है? हाँ हाँ, दायमी नज़र मैं समझ गया हूँ जी। Most infected catarrh, the nose has been cured, or the nose has been cured by this remedy. बहुत सख्त किस्म का जिद्दी नज़ला भी इससे ठीक हुआ है, लेकिन जिद्दी नज़ले तो बहुत सी दवाओं में पाए जाते हैं, इसलिए मुय्यन तौर पर नहीं कहा जा सकता। ग्रेफाइट्स का भी बड़ा जिद्दी नज़ला होता है, किलकेरिया कार्ब का भी जिद्दी नज़ला, इसमें कार्बोनियम सल्फ में भी क्रॉनिक नज़ले बहुत सी दवाओं में हैं। इसलिए दरअसल क्रॉनिक नज़ले की पहचान क्रॉनिक नज़ला नहीं बल्कि दूसरी इलामतें हैं। और जिनको पुराने नज़ले हों उनकी सारी ज़िंदगी जीवन हो जाती है, उनको कुछ भी नहीं रहता बेचारों का, घरेलू ज़िंदगी भी बर्बाद, दूसरों का भी बुरा हाल। पुराना नज़ला हो जाए तो फिर बदबू शुरू हो जाती है और ऐसे मरीज़ के पास भी नहीं बैठा जाता। तो इसलिए इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। मुख्तलिफ दवाओं जिनमें नुमाया तौर पर नज़ला पाया जाता है, उनकी इलामतें अगर वो अलग अलग की जा सकते हों तो इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए।
इसमें मसलन सुराइनम में भी क्रॉनिक नज़ला पाया जाता है बहुत, लेकिन उसकी बदबू एक नुमाया चीज़ है जिससे वो पहचाना जाता है। सांस की, नाक की तकलीफ होती है सुराइनम को, तो उसकी जो ख़ास अजीब बात है वो ये है कि सारा जिस्म ठंडा और सख्त गर्मी पसंद, लेकिन नाक की तकलीफ में वो ठंडी हवा पसंद करता है। हालांकि ठंडी हवा का दुश्मन होता है वो मरीज। तो बाज़ अजीब और गरीब अलामतें जो मिलती हैं ना, उनसे आपको दवाओं की पहचान आसान हो जाती है। लेकिन अभी देखते हैं, इसमें चोकिंग कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा है और इस दवा का ख़ास हिस्सा है, जैसे हेपासेल्फ में भी चोकिंग बहुत पाई जाती है। ये चोकिंग कहाँ की है बताइए? हाँ, गले में किस नाली? दो नाली हैं, खाने की नाली है, हवा की नाली है, किसकी है? हवा की नाली में होनी चाहिए। अगर हवा की नाली में ज्यादा चोकिंग तकलीफ दे सकती है। नहीं, दूसरी नालियों में होती है। बालों को सॉलिड फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकते और चोक कर जाता है। बालों को लिक्विड से एलर्जी है या खौफ होता है, वो नहीं कर सकते। जैसे कि हाइड्रोफोबिनम में जो कुत्ते के कांटे का मरीज है, वो पानी और किसी किस्म के लिक्विड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए हाइड्रोफोबिनम उन मरीजों को देते हैं जो लिक्विड बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो चोकिंग इसोफेगस की भी होती है और ट्रैकिया की भी होती है, और ये जो फेरिंग्स कहलाते हैं वो, हाँ, फेरिंग्स की भी होती है। इसलिए इसमें फेरिंग्स की ज्यादा है चोकिंग। जिस चोकिंग कहा गया ना, तो मुराद है फेरिंग्स की चोकिंग, क्योंकि खांसी के नज़ले के बाद मुस्तकिल खराश रह जाती है बाकी, और वो फिर रफ्ता रफ्ता इतनी हसास हो जाती है कि मामूली सी हवा से या बोलने की कोशिश से चोकिंग हो जाती है। इसलिए इस चोकिंग को खास तौर पर पेश नज़र रखना चाहिए। हैपर में भी बहुत है और किलकेरिया सेल्फ में भी। इसमें चूंकि नाक के साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इसके लेरिंक्स उसके साथ कनेक्शन है, कनेक्शन होते हैं, तो जिसका क्रॉनिक नज़ला होगा उसके ज्यादा इम्कान आते हैं। किडनी का मैं आपको बता चुका हूं कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी में जो बहुत ही मुश्किल मर्ज है, इसमें किलकेरिया सेल्फ बहुत अच्छा काम करता है अगर बाकी तशखीस दुरुस्त हो। यानी बाज़ दफ़ा तुक लगानी पड़ती है, इसमें कोई हरज नहीं है, मजबूरी होती है। बाज़ मरीजों की अलामतों में आपस में कोई फ़र्क होता ही नहीं, ख़ास सिर्फ किडनी की तकलीफ है, बाकी अलामतों में कोई नुमाया बात किसी और मरज़ की नहीं पाई, किसी और दवा की नहीं पाई जाती। तो आप उस वक्त मिजाज की दवा ढूंढते रहेंगे, तो इतने में वो क्या कहते हैं, तातराका ज़राका उर्द शवद मारगजीदा मुर्द शवद, कि जब तक इराक से तरियाक आएगा उस तक जिसको सांप ने काटा वो मर चुका होगा। तो इसलिए बसा औकात एक होम्योपैथ के पास वक्त ही नहीं होता, उस वक्त उसको अपनी उस जहानत से काम लेना पड़ता है जो तजुर्बे से पैदा होती है। सिर्फ जहानत का काम नहीं, मरीजों के लंबे तजुर्बे से, उनके अंदाज से वो ये महसूस कर लेता है कि ये इन 2-3 दवाओं के अंदर होगा या उन 2-3 दवाओं का मरीज है। तो उसके मुताबिक फिर वो दवाएं याद रहनी चाहिए जो मुस्तकिल गहरी खतरनाक बीमारियों से ताल्लुक रखती हैं। उनमें एक गुर्दे की है, गुर्दा नाकाम हो जाए तो सब कुछ बिगड़ जाता है। जैसा जिगर है, जिगर तो खैर बहुत ज्यादा है, लेकिन गुर्दे को भी बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। मर्दाना तकलीफों में भी इस दवा को एक बड़ा दखल है। बालों को गले में होशनेस पैदा हो जाती है नज़ला जुकाम वगैरह से, बालों की शाम को बढ़ती है, बालों की सुबह को बढ़ती है। ये अलामतें हैं जिनसे पहचाना जाता है।
शाम को बढ़ने वाली कौन कौन सी हैं, कोई याद है किसी को? ठीक है, कार्बोवेज है एक उनमें से। और फास्फोरस। और सुबह कौन सी ज्यादा होती है? ठीक है। इसमें मुस्तकिल होशनेस है, यानी बालों की आवाज ही बैठ जाती है, खिस 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 करके आवाज निकलती है। और लंबी तकलीफों के नतीजे में जब ये कैफियत एक दायमी कैफियत बन जाए, उस वक्त इस दवा को भी जेर नजर रखना चाहिए। अब इसमें कैल्शियम भी है और सल्फर भी है, लेकिन इलामतों में रात को जो इलामतें हैं उनमें सल्फर गालिब आती है, इस पहलू से कि कपड़े नहीं बर्दाश्त रात के वक्त, वो बार बार उतार के फेंकता है। लेकिन पल्स्टिल्ला और सल्फर और कार्बोनियम सल्फ, कैलकेरिया सल्फ में इस आदत में फ़र्क क्या है, ये देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि कौन सा किस चीज़ का मरीज़ है। पल्स्टिल्ला में तो या पाँव जलेंगे या हाथ जलेंगे, सारा जिस्म इकट्ठा गर्म नहीं महसूस होता उस वक्त, या सर की तरफ ही जोश होगा जैसा कि बेलाडोना में होता है। और सल्फर में भी हाथ, पाँव और सर की चोटी, ये कम्बिनेशन बड़ा नुमाया है। इसमें किसी एक जगह गर्मी नहीं बैठती, ना हाथ पर, ना पाँव पे, ना सर की चोटी पे, सारा जिस्म को कपड़े से घबराहट होती है। गर्म कपड़ा ओढ़ने से, हाँ मौसम ठंडा भी हो तब भी बिस्तर की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। दमे की भी बहुत चोटी की दवा है, लेकिन ऐसी दवा नहीं है जो रोजमर्रा काम आए। बाज दमे की दवाएं हैं जो रोजमर्रा काम आती हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक दमे की ऐसी इलामतों से है कि खा वो गहरी तौर पर मरीज के मुशाबे हों या ना हों, वो उन इलामतों को समेट लेती हैं, एक तरफ कर देती हैं। उन दवाओं में जो रोजमर्रा काम आने वाली हैं, कार्बोवेज भी है, बताता हूँ, आर्सेनिक भी है। शिकायतें आ रही हैं बाज़ दफ़ा कि बाज़ लोग लिख रहे हैं कि आप जब दवाएं बताते हैं तो कुछ आहिस्ता बताया करें, क्योंकि जो नावाकिफ़ हैं उनके लिए अपने स्पेलिंग में लिखना भी मुश्किल हो जाता है, और स्पेलिंग भी मैं बताता नहीं क्योंकि इसलिए बाज़ों के लिए बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। आज ही एक ख़त मिला है, मैं जो डाक सुबह देख रहा था, उसमें उन्होंने लिखा होता कि यह नुस्खा मैं लेके गया हूँ जो आपने बताया था, तो ऐसी तो कोई दवाई यहाँ जर्मनी में मिलती, आप जर्मन स्पेलिंग में भेजें। उसने लिखा हुआ था मसलन सोराइनम को एस से और RY, और वो जो है दुकानदार यहाँ के, वो जरा सा भी लफ्ज बदले तो बिल्कुल परवाह नहीं करते, खुद नहीं सोचते कि क्या होगा, रिस्क नहीं लेना चाहते। इस तरह फाइटोलाका को F से लिखा हुआ, अब मुझे पूरे लफ्ज तो याद नहीं, मगर वो अजीब गरीब सा नुस्खा था, तो उस बेचारे ने टेलीविजन से देखा था, जो उन्होंने बातें की हैं उससे पढ़ा है। तो इसलिए मैं आस्ता बोल रहा था कि कुछ लोगों को पता लग जाए ये क्या चीज़ है, मगर असल इलाज ये है कि ये नुस्खा अगर मुमकिन हो यहाँ जर्मन ज़ुबान में जो दवाओं का उनका नॉमेनक्लेचर है उसके मुताबिक, और अंग्रेज़ी में और उर्दू में भी अगर लिख के टेलीविज़न पे साथ आ जाए करे, तो यही असल इलाज ये है। और ऐसा बार बार सामने आए तो लोगों की नज़र में बात ठहर जाएगी, फिर उनको समझ आ जाएगी कि क्या लिखना है। लेकिन अदरवाइज इसके बगैर वहाँ के दुकानदार कुछ नहीं देते।
तो वो बता रहा था कि दमे में रोजमर्रा काम आने वाली दवाओं में आर्सेनिक भी है, इपिकॉक भी है, कार्बोवेज भी है और बेलाडोना भी है, नक्सवामिका भी है, NUX नक्स फुल स्टॉप, वोमिका VOM, अगर फुल स्टॉप डाल दें तो ये मुखफ़फ़ की अलामत है। तो पूरा लंबा नाम ही लिखना है तो छोटा लिखकर आगे फुल स्टॉप डाल दें तो जो केमिस्ट है वो फौरन समझ जाएगा। नक्स वोमिका VOM। अब रस्टॉक्स है RHUS और PTOX फुल स्टॉप, क्योंकि असल इसका नाम है रस्टॉक्सिकोडेंड्रोन। तो इतना लंबा नाम कौन याद रखे। इस तरह बहुत से नाम ऐसे हैं। मर्क्यूरियस सोलुबलिस, ये लंबा नाम कौन याद रखेगा। तो मर्कसॉल कहते हैं इसको, इसलिए MERC और SOL। तो ये जो तरीक़ेकार है दवाएं लिखने का और उनके नाम पढ़ने का, मेरा ख्याल है इस पर भी अगर कोई क्लास हो जाए पूरी और मुख्तलिफ बड़ी बड़ी दवाएं जो हम पढ़ा चुके हैं उनको बाकायदा कंप्यूटर से पहले, यहाँ ज़रूरत नहीं बोर्ड की, लेकिन कंप्यूटर में वो वही दाखिल कर सकता है, इनको वो दाखिल कर ले और फिर हम हर दवा के मुतालिक तफसील से बताएंगे ये नाम में इस तरह पढ़ा जाता है। और सबसे अच्छा तरीक़ा ये है दूसरे मुल्कों में कि बजाय इसके कि लिख कर नुस्खा दें, अब ज़ुबानी बोलें उसका नाम, वो फिर समझ जाएगा। लेकिन अगर लिख के आपने गलत स्पेलिंग कर दें तो फिर वो नहीं समझते। तो जर्मन जमात को ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। वहाँ हमारे कुछ ऐसे भी हैं जिनको ना अंग्रेज़ी ना जर्मनी कोई ज़ुबान भी नहीं आती। जर्मनी को जर्मन कहते हैं और जर्मन को जर्मनी कह देते हैं। तो ये भी नहीं पता कि जर्मन ज़ुबान है और जर्मनी मुल्क है। तो उनके लिए, बेचारों के लिए, जो बाज़ बड़ी उम्र की औरतें आई हैं, मेरी मुराद वो है, उनको अब उनके लिए बहुत देर हो चुकी है, वो लेट हो गया उनके लिए ज़ुबानें सीखना, मगर ज़रूरत उनको पड़ती है, बीमारियां उनको होती हैं। तो इसलिए असूल यही है, कुछ तो हम कोशिश करेंगे कि सब दवाएं तफसील से समझा दी जाएं। दूसरा ये कि वो बोल के बताया करें, ये दवाई चाहिए, कागज़ अपने हाथ में रखें और बोल के बताएं और अपनी ज़ुबान में तलफ़्फ़ुज़ लिख लें। बस सबसे अहम बात यह है। जब मैं आर्सेनिक कहता हूं तो हर शख्स अपनी ज़ुबान में लिख सकता है, जो भी उसकी ज़ुबान है। तलफ़्फ़ुज़ यही है, जब वो पढ़े तो ठीक पढ़े। तो कौन कौन सी दवाएं हैं? आर्सेनिक, बेलाडोना, नक्सवामिका और इपिकॉक और नक्सवामिका हो गई और कार्बोवेज। आर्सेनिक क्या हो गई? आर्सेनिक ये पांच फरमाइश। हाँ, ये दवाएं हैं जो अमूमन काम आने वाली हैं। अगर गर्मी से ज्यादा बढ़े तो फिर बेलाडोना काम नहीं आएगी, बल्कि मैग्नीशिया फॉस काम आएगी, क्योंकि मैगफॉस का तशन्नुज गर्मी से आराम पाता है और सर्दी से बढ़ता है। बेलाडोना का तशन्नुज गर्मी से बढ़ता है और सर्दी से आराम पाता है। इसलिए बेलाडोना खुश्क खांसी में जो अमूमन काम आती है, उसकी यही वजह है कि बोलने के वक्त कुछ बोलने के बाद इस हिस्से में गर्मी पैदा हो जाती है खून के दौरान से, और हंसने से भी हो जाती है। तो उस वक्त बेलाडोना अगर खाया जाए तो वो उसको कंट्रोल में रखता है। एक दफ़ा मुझे काफ़ी बहुत बोलना पड़ा था, जुमे पे जा रहा था, तो यही तकलीफ, मुझे ख़तरा पैदा हुआ कि जुमा सही पढ़ाया भी जाएगा कि नहीं। तो जाते जाते मैंने बेलाडोना 200 की खुराक खाई और सारा जुमा आराम से निकल गया। वो जो दबाव पड़ता था ना खून का, वो फौरन रुक गया। तो बहुत मुफीद दवाएं हैं और बहुत ज़ूद असर हैं अगर हिकमत से इस्तेमाल की जाएं।
टांगों का बोझल होना ये किन किन दवाओं में पाया जाता है, कुछ याद है आपको? मेरी किसी और को? जी, कार्बोवेज में और कैलकेरिया कार्ब में बहुत नुमाया है, और आर्निका में भी टांगों की थकावट और दुखन जो है उसके साथ अगर बोझलपन हो तो उसमें आर्निका बहुत मुफीद है। लेकिन कैलकेरिया सल्फ में भी ये एक नुमाया इलामत है। कैलकेरिया सल्फ का मरीज अमूमन बोझल टांगों वाला होता है, उसको मुश्किल पड़ती है। लेकिन इसकी एक और इलामत मैंने बताई थी जो टांगों से ताल्लुक रखती है, वो क्या थी? चलने के बाद हैं? चलने से आराम नहीं, इसमें खड़ा होना मुश्किल, क्योंकि सल्फर की इलामत में है खड़ा होना मुश्किल। और दूसरे ब्राउनिया के में है कि वो चले तो तकलीफ होती है, लेकिन ठहरने से आराम आता है। इसमें चलने से शुरू में तकलीफ नहीं होती, लेकिन कुछ देर चलने के बाद, ब्राउनिया में कुछ देर चलने के बाद बावजूद इसके कि चलने से तकलीफ होती है, कुछ रिलीफ मिल जाता है। लेकिन इसमें चलने के बाद सारा बदन दुखन से भर जाता है और फिर वो काफी देर तक इसी तरह रहती है। तो इस ऐसे मरीज के लिए खड़ा होना भी मुश्किल और चलना भी मुश्किल, और चलने के साथ साथ दर्द बढ़ती और जमा होने लगती है। ये अजीब बात है कि होम्योपैथिक दवाओं में जो औकात मिलते हैं, मैं आपको पहले भी बताया था कि बाज़ दवाएं औकात ही से पहचानी जाती हैं। अब मलेरिया में औकात को बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि मलेरिया की इलामतें तकरीबन एक जैसी होती हैं। सब में सर्दी, सब में कांप के बुखार चढ़ेगा, बुखार उतरेगा तो अक्सर पसीना आता है। तो किस दवा को मैं अब यानी इन इलामतों से कौन सी दवा ढूंढेंगे? इसलिए ज्यादातर इन्हिसार मलेरिया में औकात पर किया जाता है या जनरलाइजेशन है। जो जनरलाइजेशन है उसमें आर्निका प्रिवेंटिव के तौर पर भी, और बुखार हो चुका हो तो उसके दौरान जब उतरा हो उस वक्त भी देने से बहुत फायदेमंद है। आर्निका 1000 में मैंने इस्तेमाल करवाया है और अल्लाह के फजल से उसके बहुत ही अच्छे नताइज निकलते हैं। मैंने इनको भी खल लिखवाया था मुबल्लिगीन को अफ्रीका के कि वो आर्निका मुस्तकिल अपने इस्तेमाल में रखें। और आर्सेनिक 1000 में बुखार दूसरा बुखार चढ़ने से पहले दे दिया जाए तो बहुत मुफीद है। आर्सेनिक को छोटी पोटेंसी में मैंने इतना फायदेमंद नहीं देखा। मैं बहुत पहले 30 में भी बहुत इस्तेमाल किया करता था, वो खास फायदा नहीं देता था। लेकिन 1000 में बहुत जल्दी असर दिखाता है। और बच्चों के बुखारों में जिनको सर्दी लग गई हो, आर्सेनिक 1000 खुराक की फजल से, एक ही खुराक से वो बुखार वहीं बैठ जाता है, उसको यानी उसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा होती नहीं। क्यों सलीम, दोनों को इस्तेमाल किए हैं? फिर क्या नतीजा निकला? हाँ हाँ, देखिए सुलैसा सलीम घबराया हुआ आया था कि मैं दूसरों को दवाइयाँ क्या दूं, मेरे घर से SOS आ गया है। होश उड़े हुए थे इसके और उस वक्त फिर याद नहीं आती दवाई, हालांकि इतने लोगों को दे रही। मैं आर्सेनिक देते हो लोगों को, खुद क्यों नहीं देते? 1000 दी, रात सुबह तक बुखार खत्म था बिल्कुल। और भी बहुत से आजकल तो अक्सर बच्चे जो यहाँ आए हैं उनको आर्सेनिक 1000 बस सिर्फ एक दफा, वो अल्लाह की फजल से बुखार को आगे बढ़ने नहीं देती। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर मौसम में
ضرور کام کرے. اس میں اور کئی دوائیں آپ کو ملیں گی جو بخار اتارنے کے لیے فوراً کام آتی ہیں، لیکن جس قسم کا وائرس کسی موسم میں چل رہا ہو وہاں جو دوا ایک دفعہ کامیاب ہو وہ الا ماشاء اللہ سب مریضوں پر پھر کام آتی ہے، وہ اس ایپیڈیمک کی دوا بن جاتی ہے. تو آج کل میں نے دیکھا ہے کہ آرسنک انگلستان کے بخاروں میں جو اچانک آتے ہیں پہلے علامتیں بھی نہیں ظاہر ہوتی، اسی لیے مجھے پہلے آرسنک کا خیال آیا تھا، ورنہ میں پہلے دوسری دوائیں جو گلے کی خرابی کی انفیکشن دور کرنے والے دیا کرتا تھا کہ کوئی علامت نہیں بتاتے تھے. اچانک بخار ہوا، رات کو ہوا، تو اس نے میری توجہ آرسنک کی طرف پھیری اور اللہ کے فضل سے وہ بالکل تیر بہدف کام کرتا ہے. تو ملیریا میں بھی آرسنک کو بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن اونچی طاقت چھوٹی سے بہتر ہے. اور ملیریا میں کون کون سی دوائیں، چائنا ہے اور بہت سی دوائیں ہیں، مگر ان کے اوقات سے پہچانا جاتا ہے. صبح 9 بجے اگر بخار چڑھے تو اس کو عموماً نیٹرمیور فائدہ دیتی ہے، اور اگر رات کو 11 بجے چڑھے تو پھر کون سی ہوگی؟ ہاں نہیں، 11 بجے کی کون سی دوا ہے؟ نہیں، رات کو، شام کو سونے سے پہلے، ایک گھنٹہ پہلے. کیا براؤنیا؟ وہ آپ کے ساتھ وہی بات ہوئی ہے جو یا میرے ساتھ جو ایک دفعہ پٹھان سے ہوئی تھی. ایک وہ لڑائی ہو رہی تھی، فساد ہو رہے تھے، ہندو مسلم وغیرہ چل رہے تھے نا اس پرانے زمانے میں. تو اس نے ایک ہندو کو پکڑ لیا، اس کو کہا کہ کلمہ پڑھو ورنہ میں ابھی قتل کرتا ہوں. پہلے تو اس نے کافی منتیں کی کہ بس کرو، مجھ سے رہنے دو، نہ پڑھواؤ. تو اس نے کہا سوال ہی نہیں، میں کلمہ پڑھو ورنہ جان گئی. اس نے کہا اچھا پھر بابا پڑھا دو. شکر کرو خان کو بھی کلمہ نہیں آتا. کیا؟ نہیں، آرسنک نہیں، وہ دوائی بیریم یا بسمت اس قسم کی کوئی دوائی ہے، اتفاق سے میرے ذہن میں پھر رہی ہے اور یاد نہیں آ رہی، میں دیکھ کے بتاؤں گا. یہ برومیم ہے، سوری یاد آ گیا. برومیم کی علامت 11 بجے ہوتی ہے. اور برومیم کی اور کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، ان لینڈ میں تکلیف بڑھتی ہے، سمندر کے کنارے آرام آتا ہے. تو یہ دو اس کی خاص علامتیں آپ کے ذہن میں نقش رہنی چاہیے. اور ایسا ملیریا ہو یا کوئی ایسا بخار جو وقت کا بہت پابند ہو اور 11 بجے ادھر الارم بجا، ادھر اس نے بخار نے اپنی حرکت شروع کر دی، اس میں برومیم کام آئے گی. اور مگر ایک بات یاد رکھیں، اوقات کے لحاظ سے ملیریا کو تقسیم کر کے اس کا چارٹ بنا لیں تاکہ پھر لمبے جھگڑوں میں نہ پڑیں. لیکن پہلے بہرحال آرنیکا اور آرسنک کو فوقیت دینی چاہیے. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ جب ابھی بخار نہ چڑھا ہو اور جسم دکھتا ہو اس وقت رسٹاکس اور برائونیا باری باری دینا اکثر صورتوں میں ملیریا سے بچا ہی لیتا ہے. اور اگر ملیریا کرونک ہو تو اس وقت بھی دو بخاروں کے درمیان برائونیا اور رسٹاکس کو آپ ایک روٹین نسخے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ وقت والی جو پہچان ہے اس کے جھگڑے میں کافی دیر پڑ چکا ہوں اور بڑی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ ملیریا وقت بھی بدلتا رہتا ہے اپنے، کبھی کسی پر چڑھ گیا کبھی کسی پر چڑھ گیا، اور اتنا پابند نہیں ہے وقت کا جتنا لوگ سمجھتے ہیں، اس لیے بہت مشکل پیش آ جاتی ہے. وہ دوائیں جو تجربے میں آ جائیں اسی کو انسان اعتماد سے دے سکتا ہے، اور ان میں یہ دوائیں جو میں بتا رہا ہوں یہ میرے تجربے میں ہیں. نیٹرمیور بہت اچھی دوا ہے صبح کے بخار میں، لیکن کبھی چڑھتے بخار میں نہیں دینی. باقی ملیریا میں بھی یہ احتیاط لازم ہے کہ ملیریا میں اگر چڑھتے بخار میں دیں تو بعض دفعہ ایگریویشن اتنی سخت ہو جاتی ہے
کہ مریض کے مرنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور کام بھی نہیں پھر کرتی. اگر ویٹ کر کے جھاڑ جھوڑ کے جسم کو پھر چھوڑ دے گی پھر بخار ہو جائے گا. لیکن اترتے ہوئے بخار میں جب آخری دموں پر ہو اس وقت دیں دوا اور پھر اگلے بخار سے پہلے جاری رکھیں. علامت اس بات کی علامت کہ دوا اچھی ہے کام کر رہی ہے یا تو یہ ہے کہ اگلا بخار آئے گا ہی نہیں یا یہ کہ وہ وقت بدلے گا اور پیچھے چلا جائے گا. اگر اس نے 9 بجے آنا تھا تو وہ 1 بجے 2 بجے آئے گا اور اس کا حملہ پہلے حملے سے یقیناً کم ہوگا اور یا پھر وقت سے بہت پہلے آ کر ابھی ایک بخار اترا درمیان میں اپنی دوائی شروع کر دی پھر چڑھ گیا ایک دم آ کر حیران کر دیتا ہے. بعض دفعہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا دیا لیکن اس وقت دوا بند کر دینی چاہیے جب بخار آ جائے. پھر وہ ٹوٹے گا نسبتاً جلدی ٹوٹے گا نسبتاً کم تکلیف دہ ہوگا. پھر دوا دیں تو پھر خوراک فل سے اگلا بخار نہیں آئے گا. تو ملیریا کی ہینڈلنگ یعنی اس کو ملیریا کو ان دواؤں سے سنبھالنا بہت مشکل کام ہے اور مگر ایک دفعہ تجربہ ہو جائے تو بہت سہولت پیدا ہو جاتی ہے. کوئی مشکل نظر نہیں آتی. پتہ کیسے چلے گی ملیریا بخار؟ یہ بڑا مشکل کا سوال ہے. ملیریا کا یعنی آپ نے تو سادگی میں پوچھا ہے میں نے کہہ دیا مذاق میں لیکن مذاق کی بات نہیں واقعتاً بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ ایلوپیتھک ڈاکٹرز بعض اپنے لیکچرز میں یہ کہا کرتے تھے اور ہمارے ایم ڈی ڈاکٹر جو بنے ہوئے بعض سینئر انہوں نے مجھے سنایا کہ ہمارے زمانے میں ڈاؤ میڈیکل کالج اور کنگز ایڈورڈز میڈیکل کالج میں ایک انگریز پروفیسر تھا جو ماہر تھا ملیریا کا. وہ اپنے لیکچر میں کہا کرتا تھا کہ ملیریا سوائے حاملہ عورت کے ہر دوسری چیز کی نقل کر سکتا ہے. اتنا بدلتا ہے اپنا بھیس کہ کبھی اس شکل میں آئے گا کبھی ٹائیفائڈ لگے گا کبھی کچھ اور لگے گا اور نزلہ زکام والی علامتیں بھی ظاہر کر لیتا ہے. جگہ جگہ بیٹھتا ہے. رومیٹزم کا بخار بھی بن جاتا ہے ملیریا. تو اس کی پہچان ویسے مشکل ہے لیکن جو دوائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ اس کی پہچان بن جاتی ہیں. اگر آرنیکا دیں اور آرسنک دیں اور رسٹاکس اور برانیا اور فائدہ ہو تو پکی بات ہے کہ تھا ملیریا وہ بھاگ گیا نکل گیا. اور اگر ان سے قابو میں نہ آئے تو ایک فائدہ ضرور ہو جاتا ہے ہومیوپیتھک سے کہ اس کی اصل شناخت لوٹ آتی ہے اور پھر آپ کے لیے پہچان مشکل نہیں. ملیریا کی بنیادی علامت کیا ہے؟ سخت سردی تیز بخار متلی الٹی وغیرہ سر درد یہ سب کچھ بخار میں ہوتا ہے. پھر بخار ٹوٹنا شروع ہوتا ہے اور پسینہ آ کر کچھ دیر کے لیے آرام آ جاتا ہے اور اس وقت لگتا ہے میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. اس کو کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ فیور یعنی ایسا بخار جو 2 حملوں کے درمیان بدن کو بالکل چھوڑ دیتا ہے. اس کے بعد جب دوسرا حملہ آئے پھر وہی علامتیں اثر نو شروع وہی متلی بخار کے آغاز میں سخت سردی پھر اتنی تپش کہ کپڑا بھی نہیں لیا جاتا اور الٹی کے ساتھ ساتھ سر درد بڑھتی جاتی ہے اور اس کا ہر اگلا حملہ پہلے حملے سے زیادہ شدید ہوتا ہے اور بالکل جسم بے جان ہو جاتا ہے. پھر اگر انسان نہ مرے تو کچھ دیر کے بعد یہ چھوڑ دیتا ہے. پتہ نہیں اب خود چھوڑتا ہے یا کنینے کھلا کھلا کر لوگ پیچھا چھڑاتے ہیں مگر وہ جو ماڈرن دوائیں ہیں ریسوچین وغیرہ اور نیورکوین وغیرہ یہ ساری بد اثر رکھتی ہیں. یہ تو میرے تجربے میں ہے. ان سے بعض دفعہ تو سخت قسم کی الرجی پیدا ہوتی ہے جلد میں بعض دفعہ گردوں پر برا اثر پڑ جاتا ہے. مختلف دواؤں میں آج کل لٹریچر میں لکھنے بھی لگ گئے ہیں وہ کہ اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہوگا اس کا یہ ہوگا. تو وہ طریقہ علاج اس لحاظ سے تو اہم ہے کہ مرتے ہوئے مریض کے لیے وہ لازم ہو جاتا ہے. جب تک ہومیوپیتھ کو ایسی دوا نہ ملے جس سے وہ بیماری کو دیکھ کر سنبھال سکے اس وقت اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ
एलोपैथी के खिलाफ लेक्चर दे के कहे कि बिल्कुल ना जाना, इसके बुरे नुकसान होंगे, वो मौत से बुरा और क्या नुकसान होगा। तो अगर होम्योपैथी के हाथों में मरना ही है बेचारे ने, तो बेहतर है कि एलोपैथी के हाथों से कुछ खुजली कर करके रह जाए बाकी। इसलिए ये जो तस्सुबात है ना, ये मौलवीपन, ये हर जगह जालिमाना हरकत है। वाक़यात को लेना चाहिए। किसी से अगर कोई चीज़ काबू नहीं आती तो ना कह दे मरीज को कि तुम मेरे बस के नहीं रहे, खुदा के लिए कहीं और जाओ। तो एलोपैथिक में ये फ़ायदा ज़रूर है कि मलेरिया की ऐसी दवाएं निकल चुकी हैं कि इल्ला माशाल्लाह मरीज हाथ से निकलता नहीं, टीके देकर और उस करके वो संभाल लेते हैं एक दफ़ा। फिर वो विटामिन भी उनको पता कौन कौन सी साथ देनी है। तो होम्योपैथिक में अक्सर लोगों को विटामिन की मदद का तजर्बा नहीं है या ख्याल भी नहीं जाता, और बाज़ दवाओं में उसकी ज़रूरत पड़ती है बड़ी सख्त। तो अब होम्योपैथिक जो बुखार की बातें थी, मलेरिया की काफ़ी हो गई। अब आगे बात चलाऊं? क्यों जी मुबशर साहब बताएं, आपको देख रहा हूं मैं। हो गया काफ़ी? अच्छा देखा मेरे की आप बता रहे थे ये मुख्तलिफ चीज़ों का। हाँ, मुझे अभी ख्याल है कि आपने एंटीडोट के बारे में अभी कुछ हमें बताया नहीं, कि जो कोई आप किसी को होम्योपैथिक दवाई दें तो उसके साथ कोई गलत नतीजे ज़ाहिर हो रहे हों। सब जितने एंटीडोट्स हैं ये लिखे होते हैं किताबों में। हर दवा के बाद उसका एंटीडोट भी आखिर पे ज़रूर लिखा होता है। मटीरियल मेडिकल में सब मिल जाएगा। मगर बिलुमूम बाज़ एंटीडोट ऐसे हैं जो हर जगह काम आ जाते हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा अमूमी असर रखने वाले एंटीडोट्स हैं, एक नक्सवामी का है और एक है कैम्फर। कैम्फर के मुतालिक तो बाज़ डॉक्टर इतने सेंसिटिव हैं, कहते हैं इसको अपने बाकी डब्बे में रखना भी नहीं चाहिए, जो दवाओं का डब्बा है उससे भी अलग रखना चाहिए। हालांकि 6X में या लो पोटेंसी और या इससे भी कुछ ऊपर हो, उसमें कुछ भी नहीं रहता। मगर वो कहते हैं कि इसकी जो हल्की हल्की भाप उड़ती है वो भी दूसरी दवाओं पर असरअंदाज हो जाती है। मगर ये तो मैं समझता हूँ ज़्यादती है, क्योंकि मेरे दवाई के डब्बे में हमेशा कैम्फर रहा है और किसी दवाई ने काम करना छोड़ा नहीं, इसलिए ये तवहमात हैं। लेकिन ये दुरुस्त है कि बसा औकात एक मरीज़ का इलाज शुरू किया और उस दवा ने असर किया और फिर छोड़ दिया, और कुछ समझ नहीं आती थी और दवाएं दी फिर भी असर नहीं हुआ, तो पता चला कि उसका उस फितने की जड़ विक्स है। क्योंकि एक ज़माना था जब विक्स बहुत पॉपुलर होती थी, वैजलीन में उन्होंने कैम्फर मिलाया हुआ है और एक दो और चीज़ें भी मिलाई होंगी, लेकिन बुनियादी चीज़ कैम्फर है। और हर बच्चे को ज़रा सा नज़ला हो या दमा होने लगे, कुछ भी हो, नाक में रगड़ दिया, दूध विक्स लगा दी, और वो हर होम्योपैथिक की दवा के असर को ख़त्म कर देती है। क्योंकि कैम्फर सबसे बड़ा एंटीडोट है, और कैम्फर इसमें एंटीडोट नहीं है होम्योपैथिक दवा की शक्ल में इतना जितना असल की शक्ल में है। इसलिए अगर वो पोटेंटाइज हो जाए तो इस तरह वो एंटीडोट नहीं करेगा, लेकिन लो पोटेंसी में एंटीडोट का काम करता है। इसलिए अगर एंटीडोट के तौर पर रखना है तो 1X 2X में रखें, या फिर असल कैम्फर तो खैर बहुत तेज चीज़ है, वो तो देना ही नहीं चाहिए मरीज को। और कौन से किस चीज़ के एंटीडोट्स हैं? क्यों जी? हाँ, किस चीज़ का जी? सल्फर और बात है। सल्फर में एक ख़ास बात यह है कि अगर होम्योपैथिक ज़्यादा इस्तेमाल की गई हो और वो इलामतें मिलजुल गई हों, तो सल्फर देने से वो इलामतें खुलकर अपने अपने मकाम पर टिक जाती हैं और ऐसे मरीज़ की इलामतों की पहचान आसान हो जाती है। दूसरी सल्फर की खूबी यह है कि अगर एक दवा दी जाए और वो असर छोड़ दे और इंसानी जिस्म इनर्ट हो जाए, दवाओं के
मुकाबले के लिए जागे नहीं, हालांकि नॉर्मली जागना चाहिए, तो सल्फर उसमें बहुत मुफीद काम करती है। इस हद तक मुफीद है कि उसमें ये भी नहीं देखा जाता कि सल्फर जिस दवा के बाद दी जा रही है उसका बिल्कुल बरक्स तो नहीं कहीं। मसलन सिलीशिया है, सिलीशिया मैं जब इस्तेमाल कराता हूं बच्चों को तो कई दफ़ा थोड़ी देर के बाद वो असर कमज़ोर पड़ता है। तो सल्फर और सिलीशिया बिल्कुल मुतज़ाद दवाएं हैं बज़ाहिर, यानी सल्फर है बहुत गर्म और सिलीशिया है बहुत ठंडी, लेकिन सल्फर की एक खुराक बीच में दे दें तो वो दोबारा काम करना शुरू कर देती है सिलीशिया। तो ये है जो आपने गालबन पढ़ा हुआ है कि सल्फर जिस्म के नम हो जाने को, बेहिस हो जाने को दुरुस्त करती है और रद्द-ए-अमल दोबारा शुरू कर देती है, और मिली जुली इलामतों की वो वाजे करके अलग अलग करने में मददगार होती है। और कोई बड़ा एंटीडोट एप्पल सर, है एप्पल सर, किस चीज का? स्लेशिया और मल्क साल के वो तो बीच में आती है। एंटीडोट किस चीज का है? एंटीडोट से मुराद है तरियाक। एक दवा का क्या तरियाक है? शहद की मक्खी के कांटे का मैंने बताया था आपको, हैं? क्या आपको अच्छा वाला बताया था और भूल गया और किसी को काट गया यहाँ कुछ, तो अब क्या क्या करें? किताब पकड़ने के लिए दौड़ेंगी, घर जाके नोट्स देखेंगी, पार्कों में जाते हैं वहाँ शहद की मक्खी काट जाती है। हो सकता है आपने छोटा सा अपना होम्योपैथी की बुकची भी उठाई हो। मैंने बताया था नेट्रम्योर और लीडम और आर्निका का कॉम्बिनेशन, या आर्सेनिक और नेट्रम्योर और लीडम का कॉम्बिनेशन, ये बिलअमूम इसके जहरीले इंसेक्ट्स के कांटे का बेहतरीन इलाज है। यहाँ तक कि सिर्फ इंसेक्ट्स ही नहीं बल्कि बिच्छू के कांटे की भी चोटी की दवा यही है। आर्निका, लीडम और नेट्रम्योर। और शहद की मक्खी के कांटे का वैसे कौन सा एंटीडोट है? वो है कार्बोलिक एसिड। एपिस का तो कार्बोलिक एसिड है, एसिड कार्ब, समझे? तो अब आपको किस किस का एंटीडोट बताऊं? असूल यही है कि जिस दवा के ऊपर आपको कुछ अबूर हासिल हो उसके किताब में देखेंगे तो आखिर पर एंटीडोट्स और मुमिद, मुआविन और मुखालिफ ये सब कुछ जिक्र होते हैं। वो उसको खास तौर पर ज़हन नशीन कर लिया करें। किस चीज़ का? वैक्सीनेशन, वो ठीक है। वैक्सीनेशन जो कराते हैं ना, खास तौर पर चेचक की, अब तो उड़ी गई है वो, अब तो उसकी होती नहीं। थूजा का खास ताल्लुक उस वैक्सीनेशन से है, हर वैक्सीनेशन से नहीं है। चेचक के जो टीके लगाया करते थे उसके जो रद्द-ए-अमल पैदा हो जाता था उसमें थूजा कहते हैं मुफीद है। और अब तो वो चेचक दुनिया से गायब ही हो गई है। बाकी टीकों में तो मुझे पता नहीं कि फायदा देती है कि नहीं। क्यों जी? अच्छा, आपने तजुर्बा किया क्या? वैक्सीनेशन का कहते हैं? नहीं, मगर मुझे तो नहीं हुआ कभी। एक दफा जब हम अफ्रीका जा रहे थे तो उस वक्त इन्होंने बताया कि लाजमी है फलां टीके लगवाने हैं, तो उसमें सिवाय आर्निका के कोई चीज़ काम नहीं आई। हमारे बच्चों को, बीबी को भी लगे, मुझे भी लगे, और उन टीकों का रद्द-ए-अमल हुआ। फिर मैंने आर्निका जब ऊंची ताकत में खाई तो उससे फ़ौरन फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो इलामतें ज़ाहिर होती हैं उसमें बिल्कुल मलेरिया के आगाज़ की इलामतें होती हैं। बदन टूट रहा है और सारा जोड़ जोड़ दुखता है, तबीयत बदमज़ा, कै की तरफ माइल, तो आर्निका उसमें काम आया है। मगर आर्निका बतौर एंटीडोट के कहीं नहीं लिखा हुआ। तो बेहतर यह है कि जिस दवा से जो इलामतें ज़ाहिर हों या जिस जहर से जो इलामतें ज़ाहिर हों उनका नक्शा जहन में जमा कर वैसी दवा जिसका नक्शा आपके जहन में मौजूद रहना चाहिए, अगर याद आ जाए तो वो दें, वो एंटीडोट बनेगी। ठीक है? एंटीडोट इसी तरह इजाद हुए हैं।
जिन लोगों ने भी एंटीडोट की बात की है उन्होंने किसी मौके के ऊपर देखा कि ये इलामतें ज़ाहिर हो गई, उसकी दवाई दी। अगर पता हो कि फलां जहर से ये इलामतें ज़ाहिर हुई हैं और फिर उससे मिलता जुलता जहर जहन में आए और काम कर जाए तो इल्ला माशाअल्लाह वो हमेशा करेगा फिर। लेकिन ये मालूम होना ज़रूरी है कि फलां इलामतें फलां चीज़ से ज़ाहिर हुई थी। एक और बात, ये जो आसाब की उज़लात की कमज़ोरी है अमूमी सारे बदन में, इसमें मेरे तजुर्बे में ये बात आई है कि जो इन्फ्लुएंजिनम दवा बहुत मुफीद है। इन्फ्लुएंजिनम जहर में ये बात दाखिल है, इन्फ्लुएंजा के जहर में, कि सारे बदन की ताकत निकाल देता है, यहाँ तक कि दिल पर भी, दिल के मसल जहाँ जहाँ भी मसल्स हैं उनको कमज़ोर करता है। इसलिए इन्फ्लुएंजा के मरीज को अमूमन पहले ज़माने में तो डॉक्टर ख़ास तौर पर ताकीद किया करते थे कि तुम अच्छे भी हो जाओ तो आराम ज़रूर करना है, क्योंकि एकदम हरकत से सारे उज़लात पर जोर पड़ता है और इसका जहर उनमें कमज़ोरी पैदा करता है। तो मैंने ये तजर्बतन बाज़ ऐसे मरीजों पर जिनके जिस्म में जान नहीं थी उनको इस्तेमाल करा के देखी है और अल्लाह ताला के फजल से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और एक मौके पर इन्फ्लुएंजा के बाद मैंने खुद खा के देखी कि देखें क्या होता है, तो देखते देखते जिस्म में दोबारा जान आ गई और स्प्रिंगीनेस होती है ना जो मसल्स में, वो वापस आ जाती है। तो इन्फ्लुएंजिनम खुद इन्फ्लुएंजा के बदअसरात का एंटीडोट बन जाती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, एक किस्म का एंटीडोट है मगर खुद अपने बदअसरात का एंटीडोट भी है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, आमतौर पर इसको कहते हैं होम्योपैथी की बजाय क्या कहते हैं, आइसोपैथी। आइसोपैथी आइसोपैथी का मतलब है जिस दवा या जहर ने कोई चीज़ पैदा की है उसी दवा या जहर की बहुत ऊंची ताकत देकर उस मरज का मुकाबला किया जाए, इसका नाम है एसोपैथी। अगर मरज जिस्म पर काबिज हो जाए तो फिर एसोपैथी काम नहीं देती इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन अगर पहले दी जाए तो वो वैक्सीनेशन का काम दे जाती है। इसलिए होम्योपैथी में जो एसोपैथी का इस्तेमाल है वो वैक्सीनेशन के तौर पर है, मरज के इलाज के तौर पर नहीं है। इसीलिए हम भी जब इन्फ्लुएंजा फैला हो तो इन्फ्लुएंजिनम देते हैं ताकि चंद दिन पहले वो दी जाए तो उस दौर में इन्फ्लुएंजा से या तो इंसान बीमारी नहीं होगा या होगा तो निस्बतन कम होगा। ये है अमूमी असूल। लेकिन इन्फ्लुएंजिनम के इस्तेमाल में मैंने देखा है कि बुखार इन्फ्लुएंजा के दौरान भी बहुत काम करती है और नज़ले के दौरान भी नुमाया काम करती है और उनके साथ पैदा होने वाली जो उज़लाती कमज़ोरियाँ हैं उन पर बहुत असरअंदाज होती है। बाकी इलामतों में कोई नुमाया तौर पर मुझे दिखाई नहीं दिया। मसलन खांसी में काम नहीं इतनी आएगी, उसके लिए दूसरी दवाएं हैं जो मिलती जुलती आपको पहचाननी पड़ेंगी। लेकिन जो बेजान हो जाता है मरीज, बिस्तर पे लग जाता है, उसका बेहतरीन इलाज है। तो फिर इसके अलावा मैंने कमज़ोर ताकत वाले मरीजों को देकर देखी है, फ़ायदा देती है अल्लाह के फजल से, जिनके अंदर बुखार वगैरह कुछ भी ना हो मगर खुसूसन टांगों में या हाथों में मसल्स में कमज़ोरी हो, इंसान बेजान महसूस करे, तो ये खा के देखें, उसका फ़र्क पड़ता है। ऊंची ताकत में देते हैं या मैं तो 200 में देता हूँ, 200 से कम। नोसोड या नोजोड क्या कहते हैं इसको, नोजोड की नोसोड? नोजोड सुना है। नोजोड कहना चाहिए गालबन, लेकिन बाद नोसोड भी कह देते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि एस के बाद अगर वाल हरकत आए तो अमूमन से की बजाय जे आवाज निकलती है। आपके इल्म में है नोजोड? नोजोड सुना जी। हाँ, नोजोड। तो नोजोड जितने हैं वो क्या नोजोड की क्या बात की थी आपने? जी मैं उसकी थी कि ताकत। हाँ ताकत वही। हाँ नोजोड जितने हैं
वो 200 ताकत से कम मैं इस्तेमाल नहीं करता, और कम में काम करते होंगे मुझे इल्म नहीं, मगर चूंकि मेरा तजुर्बा नहीं है 200 से कम में, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन 200 के मुताबिक मुझे तजुर्बा है, और ऊपर का भी 1000 में भी काम करता है, 10,000 में भी काम करता है। नीचे चूंकि वो दवा ऐसी है जो बीमारी के गंदे मादे से बनी होती है, इसलिए मेरी तबीयत में इनकबास था कि छोटी ताकत में दी जाए। अब सुराइनम है वो जो जल्दी अमराज जो इंतहाई गंदी किस्म की हों, कोट टाइप की, सारा बदन के ऊपर जो गंद निकलता है, उससे दवा बनी हुई है। अब उसको लो पोटेंसी में कौन देगा? वो 200 में तो यकीनी बात हो जाती है कि नामुमकिन है कि उसका एक एटम भी उसके अंदर मौजूद रहे। कुल्लियतन वो दवा असल जहर से पाक हो चुकी होती है, और लाखों करोड़ों दफा पाक हो चुकी होती है, यानी इतना ज्यादा आगे निकल गई है। तो इसलिए मेरे जहन में यही था कि नोजोड्स को जरा ऊंची ताकत में रखा जाए तो पाक साफ दवा बने, और फायदा हमेशा हुआ है अल्लाह के फजल से। प्रिवेंटिव के तौर पर भी देखा मैंने, ये काम करती है, समझे? तो नोजोड्स को प्रिवेंटिव या प्रोफिलेक्टिक इसको कहते हैं, बीमारियों के दिफा के तौर पर, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर, बीमारी के हमले से पहले इस्तेमाल किया जाए तो नोजोड्स बहुत मुफीद होते हैं। या फिर दूसरी सूरत में बीमारी हटने के बाद उसके बद असरात में इस्तेमाल किया जाए, और उसमें भी नोजोड्स बहुत मुफीद हैं। लेकिन उस बीमारी में जिसका वो नोजोड है, वो नोजोड देना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देता, और सिवाय इसके कि किसी के तजर्बे में कोई अलग इस्तिस्नाई बात हो। मेरे तजर्बे में ये आया है कि उस वक्त वो फ़ायदा नहीं देता। लेकिन एक और इस्तिस्ना है इसमें, वो क्या है? बहुत नुमायां इस्तिस्ना है। टाइफाइड में टाइफाइडिनम और पायरोजिनम मिलाकर बहुत गैर मामूली असर दिखाने वाली दवा बन जाती है। तो जनरलाइजेशन वैसे करना ठीक नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह, इसलिए हम क्या कह देते हैं, जो आम किताबों में लिखा हुआ पाएंगे वो यही होगा कि ये एसोपैथी है, ये होम्योपैथी नहीं है, इसलिए नोजोड से उस मरज का उस वक्त इलाज करना ठीक नहीं है। मगर बाज़ जगह वो ऐसा नुमाया काम करते हैं, और ऊंची ताकत में तो ज़रूर करते हैं, छोटी ताकत में शायद ना करें। मगर एसोपैथी जब ऊंची ताकत में चली जाती है तो वो फिर सिर्फ इलामतें रह जाती है, बाकी असल गंदगी, असल जहर के साथ उसका वो जो जिस्मानी ताल्लुक है वो टूट जाता है। इसलिए काम कर सकती हैं और बाज़ जगह करती हैं। आपको तजुर्बा ही बताएगा कि कहाँ नोजोड्स दौरान मरज देनी चाहिए, लेकिन प्रोफिलेक्टिक में यानी हिफ्ज़ मा तक़द्दुम में ज़रूर नोजोड से काम लेना चाहिए, और बीमारी ख़त्म होने के बाद जो बद असरात हैं उनमें ही ज़रूर काम करती है। ठीक है? टाइफाइड का नोजोड जो है वो बाज़ दफ़ा बाद के असरात पे बिल्कुल काम नहीं करता, इसलिए ज़रूरी है कि बीमारी के दौरान दिया जाए उसको। टाइफाइड का फालिज मेरे इल्म में नहीं आया कि कभी ठीक हुआ हो। पोलियो का हो जाता है लेकिन टाइफाइड का नहीं होता, और मम्स का फालिज भी ठीक नहीं होता। ये जो ये क्या कहते हैं इसको, कनपेड़े, यहाँ होते कनपेड़े, मम्स। और ये ऐसे खौफनाक हैं अगर ये, इसलिए कि ये टाइफाइड असाब पर, उज़लात पर नहीं बल्कि वो नर्व्स पर बैठता है। जो जहरीला मादा नर्व्स को मार दे उसका कोई इलाज नहीं, इसलिए इलाज की कोशिश ही बेमानी है। उसके इर्द गिर्द के असरात को कम करने के लिए उसको मददगार दवाएं देना तो ठीक है, लेकिन ये ख्याल कि टाइफाइड ने अंधा कर दिया है किसी को, वो आप होम्योपैथी से ठीक कर लेंगे या टाइफाइडिनम दे के ठीक, ही गलत है। क्योंकि टाइफाइड
वो ऑप्टिक नर्व पर हमला करता है जो पीछे है, और उसको मार दे तो उसको जिंदा किया नहीं जा सकता। आजकल कोई नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं जिनसे नर्व्स के साथ उसको बाईपास करके आगे जहां हिस्सा उसका सेहतमंद है उससे मिलाने के मुतालिक अब तजर्बे हो रहे हैं। और अगर ये हो गया तो फिर बहुत से ऐसे मरीज जो बेचारे बिनाई से हाथ धो बैठे हैं उनको फायदा पहुंच जाएगा। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि नोजोट्स को बीमारी के दौरान इस्तेमाल करना जरूरी है कि बीमारी के दौरान अगर इन नोजोट्स को इस्तेमाल किया जाए तो उसके बद असरात फिर नहीं होते। बहुत मैंने टाइफाइड के मरीजों का इलाज किया अल्लाह के फजल के साथ। रब्बा में तो बाज़ दफ़ा वबा की सूरत में जैसा कि पाकिस्तान में आया करता था, और अक्सर औरतें अपने बच्चे उठा के ले आती थीं टाइफाइड के, और अल्लाह के फजल से एक भी नहीं हुआ आज तक। जब जितनी देर मैंने तजुर्बा किया है कि उसको टाइफाइडिनम का नोजल शुरू कर दिया जाए और उसका बुखार उतरने के बाद उसके दिमाग पर या किसी और जगह नर्व्स पर हमला हुआ हो, कोई बदअसर बाकी नहीं रहा। इसलिए मैं जोर दे रहा हूं कि नोजल्स का ये इस्तेमाल भी एक नया मेरे इल्म में आया है कि अगर उनको इस्तेमाल करेंगे तो बाज़ बीमारियां जो गहरे बदअसरात छोड़ जाती हैं उनमें वो असर को कम कर देगा, यानी उसको उसकी बेखरी कर देता है, वो पैदा ही नहीं होती बीमारियां। एक और बड़ा फायदा इसका यह है कि टाइफाइड में तो नहीं मगर ऐसे बुखारों में जिनमें नर्व्स पर हमला नहीं होता बल्कि और किस्म के हमले हैं, वहां ऊंची ताकत में बाद में नोजोड्स काम आते हैं। इसकी एक मिसाल है चोटी की चेचक। चेचक और चेचक से मिलती जुलती बीमारियों के जो जिस्म पर गड़े पड़ जाते हैं जिल्द पर, और बाद ऐसे खौफनाक और मकरूह शक्ल के बन जाते हैं कि उससे उनको खुद भी घिन आती है, वो शीशा नहीं देख सकते बेचारे, और लोग भी शराफत और हया की वजह से नज़र नहीं फेरते, वरना नज़र वहाँ ठहरती नहीं। मैंने ऐसे से खौफनाक बिगड़े हुए चेहरे भी देखे हैं, आंखें भी अंधी हो जाती हैं। मगर आंखों के अंधापन का तो इलाज कभी नहीं मैंने देखा, क्योंकि वो आंख के खुद उसके जिस जो उसका है ना डेला, उसके अंदर कोई तब्दीलियां ऐसी पैदा कर देती है कि वो बिगड़ जाता है, मसख हो जाता है, और उसके बाद उसको दोबारा अपनी असल शक्ल में बहाल करना किसी दवाई के बस की बात नहीं। लेकिन चेचक के दाग पड़े हुए ऐसे गायब हो जाते हैं कि हैरान हो जाता है आदमी देखकर, और वो भी चेचक के नोजोट से 1,00,000 ताकत में दें, एक महीने के वक्फे से 2 या 3 दफा ज्यादा से ज्यादा देनी पड़ेगी, और उसके बाद छोड़ दें फिर उसको, और रफ्ता रफ्ता उसकी जिल्द हैरत अंगेज तब्दीलियां दिखाती है, आस्ता आस्ता वो बराबर हो जाती है। ऐसे कई मरीज 12 मुझे मिलते हैं अभी भी अल्लाह के फजल के साथ। उनकी पुरानी शख्सियत इसमें और आज के ज़मीन आसमान का फर्क पड़ चुका है। तो नोजोट्स को उनके अपने बदअसरात के लिए बहुत ऊंची ताकत में बीमारी ठीक होने के बाद इस्तेमाल करना एक बहुत ही कारामद चीज है। लेकिन ये याद रखें कि असाब मर चुके हों तो उन पर नोजोड या किसी और चीज का कोई असर नहीं पड़ता। फरमाइए। आपने बताया कि मलेरिया को चढ़ता है सर्दी के साथ, हाँ। तो उसका पता लग जाता है, तो फिर ये टाइफाइड की पहचान क्या है? टाइफाइड है रिमिटेंट फीवर और मलेरिया है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट कहते हैं वो बुखार जो कुछ अरसे के लिए मरीज का पीछा छोड़कर कुल्लियतन अलग हो जाए और महसूस हो कि पूरी शफा हो गई है, और रिमिटेंट फीवर उसको कहते हैं जो कभी भी कुल्लियतन नहीं छोड़ता बल्कि उसका कुछ असर बाकी रह जाता है, वो डिप करता है जिस तरह उसने कमजोर होना है, तो जो सेहत की सतह है उससे पहले ही फिर ऊपर चढ़ जाता है, और ये होते होते यहां तक कि उसकी हर दफा उसका डिप छोटा होने लग जाता है, और बाज दफा फिर वो कंटिन्यूस फीवर की शक्ल में भी जाहिर होने लग जाता है। यानी तब्दीली हल्की इतनी थोड़ी आती है कि आदमी पहचान नहीं सकता। ये टाइफाइड की एक इलामत है।
उसकी खास अंतड़ियों की तकलीफ, उसकी रंबलिंग, यहाँ हाथ लगाएंगे तो सारे अंतड़ियों में उसकी रंबलिंग होती है। उसका चेहरा टाइफाइड का बताता है, उसका मुंह देखें, उसमें वो जगह जगह वो खून के धब्बे से पड़ने शुरू हो जाते हैं, होंठ सुकड़ जाते हैं, असहाल होते हैं, बाज दफ़ा बड़े सख्त किस्म के बदबूदार, और बाज दफ़ा वो सिर्फ कब्ज़ी है, और फिर रेविंग्स होती हैं टाइफाइड में, दिमाग पर असर हो रहा होता है। तो टाइफाइड की तो पहचान कोई मुश्किल नहीं है। टाइफाइड जब ठीक हो, और होम्योपैथिक दवाओं में मैंने देखा है कि ठीक हो तो फिर उसके छोटे छोटे धागे धागे से मुंह पे निकलाते हैं। उसको क्या कहते हैं इस्तिलाह में? टाइफाइड बुखार अगर सही तरीके पे ठीक हो तो उसके धागे धागे मुंह पे जरूर निकलते हैं, छोटे छोटे मोके होते हैं, बारीक बारीक उस किस्म की चीजें निकलती हैं, और ये इलामत है कि बुखार ठीक हो चुका है, अब अंदर उसका कोई बद असर नहीं। अगर ये ना निकले, और अक्सर जो एलोपैथिक दवा में माइसिन्स के जरिए टाइफाइड ठीक करते हैं उनमें ये नहीं निकलते, तो बाज़ दफ़ा 10-10 दफ़ा होता है। और ज़रूरी नहीं कि टाइफाइड के जरासीम हो तो हो, वो एक किस्म की टाइफाइड की एक दायमी कैफियत बन जाती है मरीज की, बार बार वैसी ही इलामतें होती हैं जैसे टाइफाइड हुआ हो। उस मौके पर अगर आप टाइफाइडिनम और पायरोजिनम वाला नुस्खा देंगे तो बुखार चढ़ेगा बाकायदा, ठीक होगा, खुद ही अपना सर्कल पूरा नहीं करेगा, और आखिर पर उसके चेहरे पर वो इलामतें जाहिर हो जाएंगी। तो ये वक्त खत्म हो रहा है कि हो गया है? अच्छा जी, फिर बाकी फिर से इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।